is used to basically check whether a given theoretical distribution is a good fit or a poor fit by calculating the value of a random variable chi-square. And if the value of the calculated value of the random variable is above the specific value of chi-square, then it is the fit is a poor fit. Otherwise, if it is less than that value, it is a good fit, right? और ये हमने एग्जांपल्स भी इसकी देखी थी, और क्वेश्चन ये इसका पूरा प्रोसीजर था जो मैंने लास्ट लेक्चर में शेयर किया था। ये टेबल इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं कि सपोज दैट 5 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 1000 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स वर ऑब्जर्व्ड एज गिवन बिलो। टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सैटिस्फैक्टरी फिट टू दिस डेटा। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे हमने एक चीज जो पॉइंट नोट किया था, जो शोएब ने भी क्वेश्चन रेज किया था कि अगर हम इसको 5 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दें 1000 पे तो n बिकम्स 5000, लेकिन अगर हम उसको 5000 कर देंगे तो हम इसकी x की रेंज क्या लेंगे, और अगर फिर हमें इसको कंपेयर करना हो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको स्मॉल n को 5 पॉइंट से रखेंगे ताकि हमारे पास एक पूरा सेट बन जाए कि एक सेट हमने 1000 टाइम्स रिपीट किया है 5 पॉइंट्स को, और उसमें फिर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 0 1 2 3 4 5 आएंगे, और नंबर ऑफ हेड्स को हम कह रहे हैं x, और ये है फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ये मैं म्यूट करके खुद को ही बढ़ा रही हूँ। ओके, अब चूंकि इसमें से क्विज नहीं होना इसलिए जरूरी है कि आप लोग इस चीज को साथ साथ समझे, और फिर ये ईएससी भी नजदीक है तो इसके लिए भी तैयारी के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए साथ साथ इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमने इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर चेक करना है कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें गुड फिट है या नहीं। काम हमारा ये होगा कि हमने पहले तो हाइपोथेसिस स्टेट करना है। हाइपोथेसिस ये होगा कि द गिवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल, और उसको ऑल्टरनेट ये होगा द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाइनोमियल। इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स n and p. n is given, p is unknown, so we have to estimate p as well. p को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? गिवन डेटा है आपके पास, हमें पता है कि द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू np। म्यू की जगह हम x बार लेंगे, x बार इज इक्वल टू np। x बार हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास p आ जाएगा x बार ओवर n। x बार हम कैलकुलेट करेंगे, आपके पास होगा मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, इसके इक्वल होगा। ये हम इस टेबल से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन होना चाहिए, अगर नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो हम इसको 5% लेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लेंगे काई स्क्वायर, ये ऑब्वियसली यूज होगा फॉर गुडनेस ऑफ फिट के लिए। और क्रिटिकल रीजन हम ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल रीजन हम बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन होगा, इसके लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। अब आपके पास ये 5 क्लासेस हैं, सॉरी 6 क्लासेस हैं, इसमें से 6 माइनस द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होगा। ये आपके पास फार्मूला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। तो आपने देखना है अल्फा को इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। अल्फा है आपके पास 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास 4। आपने टेबल में देखना है 0.05 को, ये है 0.05, ठीक है, और ये है आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4, और इनकी इंटरसेक्शन में आ रही है वैल्यू ये 9.49। ये जो आपको टेबल बॉडी ऑफ द टेबल है, ये बेसिकली आपको वैल्यूज दे रहा है काई स्क्वायर की। तो 9.49 आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू आ गई। इससे अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होगी तो आपका रिजेक्शन रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, 9.49 को आप सेव कर लें। इसके बाद कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन में एक काम है कि हमें पी कैलकुलेट करना है, जो भी पैरामीटर्स आपके पास मिसिंग है वो आपने कैलकुलेट करने हैं, और वो कैलकुलेट करने का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीन कैलकुलेट करेंगे। ये मीन कैलकुलेट कर लिया। एफ टेबल में आपके पास एफ ऑफ एक्स का एक और कॉलम बनाना है, और इसके बाद आपने x इज इक्वल टू एन पी। पी चूंकि आप सैंपल से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पी हैट लिखेंगे, वो 0.494 आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एन एक्स एन सी एक्स पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स।
n इसमें 5 के इक्वल है, और ये आपके पास p है, और ये 1 माइनस p है जो भी हमने कैलकुलेट किया है, p है, और ये आपके पास बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे अब आप फ्रीक्वेंसीज, ये प्रोबेबिलिटीज आ गई, इसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से, टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे समीशन f से, ये इसको आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब हमारा काम ये है कि हमने एक कॉलम और बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, और उनको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के साथ जो है वो कंपेयर करना है। तो बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट में हम यही कर रहे होते हैं कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम खुद कैलकुलेट करते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है उससे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, टोटल फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। हमने हर x की वैल्यू के लिए x 0 पुट करेंगे इसमें, इस फार्मूले में x इज इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 33.2। फिर x को 1 पुट करें इस फार्मूले में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फॉर नंबर ऑफ हेड्स 1 और 161.9 आ गए। और फिर आपने इसमें से हर ये इसका कॉलम बनाना, चाहे तो ये कॉलम बनाए, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसके कॉलम बनाने हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए। इन सबको ऐड कर ले तो काई स्क्वायर की वैल्यू होगी 8.18। इसमें आपने एक चीज का और क्या रखना है जो कि आगे क्वेश्चन में मैंने किया हुआ है, कि अगर आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर लेस देन 5 होगा किसी चीज में, तो आपने उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करके एक सिंगल क्लास में लिखना है, उसको एक एज अ सिंगल क्लास लेंगे फिर आप, कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज लेस देन 5। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसीज 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज ही लेके चल रहे हैं जी। 8.18 आगे, which is smaller than, which does not fall in the critical region, so we therefore are unable to reject our null hypothesis, so we may conclude that binomial distribution is a good fit to this given population distribution, or the number of heads is a binomial distribution। तो ये हमने conclusion कर ली इस केस में। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए the following table shows a data set of the numbers of errors found in a total of n is equal to 1000 software products. Is it possible that a number of errors has a Poisson distribution with mean 3? जब हमने इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेक करना है, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। हम सपोज करेंगे, हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ एरर्स हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 3, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ एरर्स डज नॉट हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू, विद मीन इज इक्वल टू 3, राइट। इसके बाद आपने फर्दर आगे चलना है, और इसमें हमें कोई कैलकुलेट करने की, ये मीन 3 है यानी कि ये म्यू है। अगर आपको म्यू गिवन ना हो, तो आप म्यू को कैलकुलेट करेंगे एक्स बार से। एक्स बार आपके पास होगा समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के इक्वल होगा, इसको आप म्यू के इक्वल लेंगे, और ये है आपके पास एक्स, और ये है आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट अल्फा, इसमें आप 0.05 ही लेंगे, एंड आपके पास ये टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं, ये समेशन एफ है, और ये आपके पास 1000 आना चाहिए टोटल, और यहाँ पे आप काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आ रही है, अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी लेस देन 5 आ रही है, तो आप इन दोनों, इसको इस क्लास के साथ कंबाइन करके इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। एक काम ये करना है, फिर आप एक क्लास कम हो जाएगी, तो काई स्क्वायर की वैल्यू आप लेंगे 0.05 पे, और आपके पास अगर कंबाइन कर ली हैं तो 8 होंगी, और अगर कंबाइन नहीं की तो फिर आपके पास 9 क्लासेस होंगी, ठीक है। 8 या 9 में, मेरे ख्याल में 8 ही होगी, तो 8 में आपने इसको देखना है टेबल में, और फिर आपने इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू 1000 p ऑफ x इज इक्वल टू x, और वो मेरे पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है e की पावर माइनस म्यू, म्यू इज -3, 3 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, और x है इसमें 0 1 2 अप टू 8 तक। ये आपने कैलकुलेट करनी। एक्सपेक्टेड का कॉलम बनाएंगे, और ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी गिवन है, एक्सपेक्टेड का कॉलम बनाने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे, और आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समेशन एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर ओवर एफ ई, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इन सब का सम है ये, और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान, क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपका रिजेक्शन रीजन होगा, ये का स्क्वायर है 0.058 से बड़ा आ रही है या नहीं आ रही।
ये आपने देखना, तो ये क्वेश्चन 2 में ये काम करना है जी। अब ये तो हमारे पास थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दो क्लासेस को कंबाइन करने वाली चीज है, ये आप दोबारा बता दें प्लीज। मैं अभी ये आगे करती हूँ ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर ना समझ आए तो मैं इसको भी दोबारा बता दूंगी फिर, ठीक है। नॉर्मल में मैंने किया हुआ है यही काम, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी ज्यादा उसको नहीं पकड़ा, ठीक है। बहरहाल ये नोट कर लें पॉइंट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट नोट कर लें, अदरवाइज आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू गलत आएगी और फिर काई स्क्वायर जो आप कैलकुलेट करेंगे टेबल से वो गलत आएगी, और जो आपने कंप्यूट किया है वो फिर हो सकता है कि वो रिजेक्शन रीजन में फॉल ना करे, एक्सेप्ट करना पड़े, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल ना करे। ये अभी एग्जाम क्वेश्चन 3 करते हैं, इसमें फिर ज्यादा एक्सप्लेन की हुई है। ओके, ये अब आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए क्वेश्चन है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा इज इक्वल टू 0.05। वेट्स गिवन है आपको, इसमें और इसमें फर्क ये है कि एक तो ये कि आपको इसमें नॉर्मल सेट देखनी है कि ये गुड फिट है या पुअर फिट है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको क्लासेस गिवन है, यहाँ पे ये सारे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये देखें ये अनग्रुप था, ये क्वेश्चन देखें क्वेश्चन 1, क्लासेस नहीं है इसमें, नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 4 5 है एक्स। तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास क्लासेस गिवन है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि 1 आपके पास यूनिट है जिसका वेट लाई करता है फ्रॉम 28 टू 31, जो भी यूनिट ले रहे हैं आप वेट का। 14 नंबर्स हैं, क्वांटिटीज हैं जो कि लाई करती हैं विद वेट 32 टू 35, और ये आपको क्लास लिमिट्स गिवन है बेसिकली इनकी। इससे अब हमने देखना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं। तो हाइपोथेसिस हमारा ये होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इज नॉर्मल, और ऑल्टरनेट होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज नॉट नॉर्मल। अल्फा हमें गिवन है विच इज 5% 0.05, और टेस्ट स्टैटिस्टिक हम इसके लिए काई स्क्वायर यूज कर रहे हैं विच इज गिवन एज दिस वन। अब हमें हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम इसका क्रिटिकल विजन ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें देखना होगा कि हमें इसमें से क्या कुछ कंप्यूट करना है जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं? म्यू एंड सिग्मा, दे आर टू पैरामीटर्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू और सिग्मा इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है, ना म्यू गिवन है, मीन गिवन है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है पॉपुलेशन। तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे एक्स बार से और कैपिटल एस से जी। एक्स बार किसके इक्वल होता है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के, और एस किसके इक्वल है? समेशन एफ ऑफ एक्स आई, यहाँ पे आई कर लेते हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समेशन एफ। ये है, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए जैसे हमने स्टैट्स के पार्ट में किया था, कैलकुलेशंस की थी, सेम ऑन द सेम लाइंस हम करेंगे। एक्स बार इज आपके पास आ जाएगा 47.71, ये आपने कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या यही आंसर आ रहा है या ये नहीं आ रहा। और कैपिटल एस है मेरे पास इसके इक्वल समेशन एफ ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। चाहे तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर ले, और चाहते हैं तो आप इसमें जो शॉर्टकट फार्मूला था वो भी यूज कर सकते हैं कि एक्स आई में से ये एक्स आई क्या होंगे, ये मिड पॉइंट से हमने कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स के साथ हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। ओके जी, ये दो कैलकुलेट करने के बाद दो पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट किए हैं। अब हमें इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए फार्मूला मेरे पास होगा एफ ई इज इक्वल टू, टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 1000 1000, और चूंकि आपके पास कंटिन्यूस है तो इसलिए आपको ए से बी तक प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी। एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स नहीं आएगा, वो जीरो होता है कंटिन्यूस के केस में, ये आप पढ़ चुके हैं। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास के लिए आप जी कैलकुलेट करेंगे। जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे क्या लेंगे आप? इस क्लास के लिए मुझे कैलकुलेट करना है
जी, तो यहाँ पे हम अपर क्लास बाउंड्री लेंगे, अपर क्लास बाउंड्री माइनस एक्स बार ओवर एस। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है तो इसलिए अब हम एक तो ये आपको डेटा गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यूज आपको बेसिकली गिवन है। ये हमने खुद इसमें एक्सटेंड करके लिखी क्योंकि हमें उसको सब्ट्रैक्शन करनी होगी, इसलिए हमने -∞ to 27 और ये वैल्यूज भी हमने खुद इसमें ऐड करके लिखी 68 to infinity। -∞ से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए वैल्यूज, तो वो हमने खुद ऐड करके लिखी। जी, अपर क्लास बाउंड्री में पता है कैसे लिखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करें और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करते जाएं। 31.5 आ गया, 35.5, 39.5, 43.5, तो इस तरीके से हम इसको चलते जाएंगे। फिर हम z कैलकुलेट करेंगे, कॉलम आ गया z का जिसमें से अपर क्लास बाउंड्री में से x बार को सब्ट्रैक्ट किया और s से डिवाइड किया, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे x बार भी और s भी। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमें ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, z इज लेस देन स्मॉल c। तो ये हमारे पास ये वैल्यू, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लोगों ने जरा देखना है। -3.44, तो मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -3.44। क्या होगा ये, इसकी कैलकुलेट करनी है और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -3.44 विच इज दिस। कैसे कैलकुलेट किया गया, 0.5 में से टेबल में मैं देखूंगी 3.44 को, देखें जी 3.44 को टेबल में, z को देखें, उसका एरिया देखें कि इसके एरिया के अंदर क्या आ रहा है। 3.44 के अंदर टेबल ओपन है ना आपका, निकालें जरा इसको। थ्री 3.44 को देखें उसके टेबल में। मैम 0.4997 आ 0.4997 which is equal to 0.0003, इसी के इक्वल आ गया। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने नेक्स्ट देखना है इसको, -2.76 को, -2.76 को ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली आपके पास 0.5 में से इसको माइनस करेंगे, z इज लेस देन -2.76, ये आपके पास ये आ जाएगा। और ये क्या होगा, z इज लेस देन -2.08, और ये होगा z इज लेस देन माइनस, जो आपके पास जीरो से लेफ्ट साइड पे वैल्यूज ऑफ z हैं उनको 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो राइट साइड पे हैं उनमें 0.5 ऐड करेंगे। ये राइट साइड में इनमें 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है वैल्यू ऑफ z इज लेस देन -0.71 which is equal to this is z is less than -0.03 which is equal to this। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं, क्यूमुलेटिव एरियाज हैं। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, इसको 0.0029 में से 0.0003 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अभी किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, कहां से लेके कहां तक एरिया होगा, 0.0026, ये एरिया मेरे पास होगा, प्रोबेबिलिटी होगी -3.44 से -2.76 तक। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं और फिर इसको ये लिखूं तो ये एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है -2.76 से -2.08 का एरिया। इस तरीके से अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये लिखूं तो ये एरिया होगा
कहाँ से कहाँ तक, -2.08 से -1.40 तक का एरिया। ठीक है, ये सारे एरियाज जो हैं ये सब्ट्रैक्ट करके हम लिखेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्यूमुलेटिव एरियाज हैं या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आपको एक गिवन रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब जब इस प्रोबेबिलिटीज को मैं समेशन एफ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जो कि मैंने इस कॉलम में लिख लिया, एक्सट्रीम राइट पे है। अब मेरा काम ये है कि मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करूँ, और अगर कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आ रही है तो उसको कंबाइन करके लिखूं। ठीक है, ये मेरे पास वेट्स हैं जो कि गिवन थे, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि मुझे गिवन थी, इसके बाद ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो मैंने कैलकुलेट की हैं यहाँ से इस टेबल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले मैंने जी कैलकुलेट किया, फिर उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली अंडर सम रीजन सब्ट्रैक्शन के बाद, और उससे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। अब ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2.9 विच इज लेस देन 5, ये पॉइंट नोट करें जी सब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5 तो हम उसको अगली क्लास के साथ कंबाइन कर लेंगे। तो हम इन दोनों क्लासेस को कंबाइन कर लेंगे, ये एक सिंगल क्लास के तौर पे लेंगे, इसको भी और इसको भी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आए तो 3 पॉइंट्स इज लेस देन 5, तो हमने इन दोनों क्लासेस को कंबाइन कर लिया, और इसको साथ फिर इसको भी करना पड़ा, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिखा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखा, और इससे हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये 4.94। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है काई स्क्वायर 0.05, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, कितनी क्लासेस है मेरे पास, अब ये एक क्लास लूंगी, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्लासेस है मेरे पास, -1 कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं 2 म्यू और सिग्मा, तो मेरे पास आ गया 5। तो 5 के अंडर मैं इसको देखूंगी, यानी 0.05 को मैंने देखना है 5 के अंडर, ये है 0.05, और इसको मैंने देखना है 5 के अंडर, इसके अंडर ये आ गई 11.07, ये आ गई 11.07। So this is the calculated value of chi square which is less than this. ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। So we are unable to reject our null hypothesis, and so we may conclude that the normal distribution provides a good fit for the given distribution of weights, right? तो ये काम हमने करना है। के बाद क्वेश्चन 4 आप लोगों ने खुद देखना है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा हुआ है अलग से। तो इस क्वेश्चन की समझ आ गई है सब लोगों को जी? भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये कैसे हमने कंबाइन करना है, तो ये मैंने कंबाइन करके एक्सप्लेन भी कर दिया जी। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो पूछ लीजिए। मैम कहीं हमें 3 क्लासेस कंबाइन करने का जी 3 क्लासेस भी कंबाइन कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पे 2.9 है और यहाँ पे सब लेट्स से कि 3 पॉइंट समथिंग है, तब तो वो कंबाइन होके 5 से बड़ा आ ही जाएगा। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर आप यहाँ पे 1 आ रहा हो, कंबाइन करके भी 5 से लेस आ रहा हो, जैसे 2.9 में 1 के 3.9 विच इज अगेन लेस देन 5, तो इसको हम 3 से कंबाइन कर लेंगे, फिर इसको एज अ 1 क्लास डील करेंगे, फिर इसके मुताबिक फिर हम इसको भी कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कंबाइन करने के बाद भी लेस देन 5 आ रहा हो, तो फिर उसको हम थर्ड क्लास के साथ कंबाइन कर लेंगे। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन?